Hi, very good afternoon to all of you. I hope you all are doing fine. And I really hope कि आप अपनी BSA की revision जो है वो ज़रूर कर रहे होंगे. So bringing today the next lecture. So अभी तक as we know that in the last lecture we have discussed that what are the different types of fitnesses और उसके पहले वाले lecture के अंदर हमने discuss कर लिया था. I think evidence तक discuss कर लिया था and the last part that we did was the circumstantial evidence. So let's start today's topic. And before we start with fact, what is fact and issue, आज हम अपना definition clause finish कर देंगे और कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं जैसे differences between the two things and all वो हम करेंगे वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे so that next lecture के अंदर we'll start with section 3 onwards. Before we proceed, I would like to remind you everyone that you are supposed to प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग. ये मैं रिमाइंडर आपको इसलिए दे रही हूँ सो दैट आई रियली वांट कि आप अपना रिविजन के साथ साथ जब भी आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं आप आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करें बिकॉज दिस इज़ रियली रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. एंड आंसर राइटिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई डू टेक टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस सब्जेक्ट. तो उसमें क्या रहता है कि आई गिव यू द टेस्ट, आई प्रिपेयर योर शेड्यूल एंड उसके अंदर आई टेक अप द इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो आंसर राइटिंग आपकी वहाँ पे भी सॉर्ट हो सकती है और आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो बिकॉज दिस इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है. तो आप आंसर राइटिंग के लिए आई विल बी शेयरिंग द कॉन्टैक्ट एंड द ईमेल आईडी. आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके. एंड लास्ट लेक्चर के अंदर सिंस आई मेंशन अबाउट माय टेस्ट सीरीज द मेंस टेस्ट सीरीज इसके अंदर प्री भी रहता है. सबसे ज़्यादा इसकी सिंस आई वाज गेटिंग द क्वेरी सो आई डिसाइडेड कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आई टेक अप 2-3 minutes इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू विद मोर क्लैरिटी. सो टेस्ट सीरीज हमारा इट्स लाइक सब्जेक्ट बेसिस रहता है. फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलते हैं और उसके बाद आपके क्यूमुलेटिव टेस्ट चलते हैं लाइक सिविल लॉ 1, 2 एंड क्रिमिनल. इसके अंदर I prepare the schedule. And it is not a class thing, it is like a very individual kind of a thing. वो all times के अंदर जैसे हम ट्यूशन अपनी करते थे बिल्कुल exactly वैसा ही है. So yes, I prepare your schedule how you are supposed to study एक particular subject का और कितना part study करना है. And हर एक subject के ऊपर I take up around depend करता है the volume of that subject. Sometimes there are 6 tests, sometimes there are 7 tests of each subject. बाकी बहुत कुछ depend करता है how you are writing, right? So till the time I'm not satisfied with your answer writing, I keep on, just give you the schedule of that very particular subject जब तक उसकी answer writing plus content improve ना हो जाए. ये जो टेस्ट सीरीज है इट कैन बी बोथ वेज एज इन बच्चे मुझे लाइक हैंड ओवर कर देते हैं अपने शीट्स. ठीक है. सो वो भी पॉसिबल है. नहीं तो ऑनलाइन भी बच्चे मुझे अपनी शीट्स जो हैं वो सबमिट कर देते हैं एंड देन आई चेक इट. आई ऑल्सो समटाइम्स एड अप द कंटेंट इफ द आंसर इज लैकिंग समवेयर. कोई पैराग्राफ ठीक नहीं है, कोई लाइन्स ठीक नहीं है तो आई एड अप दोज एज वेल एंड समटाइम्स आई सेंड द मॉडल आंसर एज वेल. तो वो भी पॉसिबिलिटी है. तो आई अटैच विद द शीट्स एंड देन आई सेंड इट बैक टू द स्टूडेंट्स. सिंस वन ऑन वन रहता है सो काफ़ी बच्चे इससे बेनिफिटेड भी हुए हैं. एंड इंडिविजुअल इवैल्यूएशंस हैं ये. कोई भी ऐसा नहीं है कि 10 स्टूडेंट्स का 5 स्टूडेंट्स का इकट्ठा वैल्यूएशन है. आपने जो लिखा है उसी चीज़ की इवैल्यूएशन होगी. एंड लॉट मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ड दैट द स्टूडेंट्स even if they know law but it is very difficult for them to express it out and content सही नहीं है. क्या स्टार्टिंग में आना चाहिए, क्या एंड में आना चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए. तो ये आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के अंदर आई टेक एवरीथिंग लाइक इसकी मैं पूरी आपको एक डिटेलिंग देती हूँ इवैल्यूएशन के अंदर. एंड अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात कि जब आप पूरा सिलेबस मेरे साथ ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आपके जो सॉरी सॉरी अबाउट दैट शीट्स होती हैं जो आपकी अल्टीमेटली जो आपने लिखी हैं और मैंने एवेल्युएट की हैं. अल्टीमेटली अगर आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई 10 टेस्ट दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, वट एवर, तो 70-80 क्वेश्चन तो आपके एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली आपका वही कंटेंट हो जाता है.
बिकॉज क्या होता है कि पेपर के अंदर हमें समझ नहीं आता दैट वी हैव मेड सो मच नोट्स, तो उसको कंपाइल कैसे करना है, तो आंसर राइटिंग के अंदर वो कंपाइल भी हो जाता है. सो इट इज रियली रियली हेल्पफुल. So yes, I will be sharing the contact. I will be sharing the email ID. If there is any doubt, you can just contact me. And yes, it is virtually also it is possible. Many of the students are doing with me virtually, and it is benefiting them. And when I see the change, जब उनका पहला टेस्ट है और उनका जो 10th टेस्ट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. So yes, you learn with practice, right? आंसर राइटिंग एक इंडिविजुअल चीज है, एक स्किल है जो आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही जो है वो डेवलप कर सकते हैं. देयर इज नो वे आउट, राइट? अदर वे आउट, आई वुड से. Okay, now coming to the topic which we are supposed to discuss today. So this is today we are discussing what is fact. No doubt हमने पहले भी अपने initial lectures के अंदर discuss किया हुआ है that what do you understand by fact and what is a fact and issue. Let's just take this up today. So हमें पता है कि जो fact है हमारा, this is something that is defined under section 2F. So अगर हम बेंथम की definition भी देखें, so as per Bentham, we know that what is fact. So he defines fact. He actually, he classifies the facts into two things. That facts is inclusive of psychological facts, and then we have physical facts. So we have physical facts, and then we have psychological. Now, what are physical facts? Physical facts are those facts which are something that are perceived by our senses, right? Something that we have seen, something that we have heard. Like, we can say that A saw B committing C's murder. So this is a physical fact. Psychological facts जो होते हैं, this is something that relates to the mental element. कि क्या intention, क्या motive रहा होगा of committing that crime, कि ये ने वो crime commit किया, ठीक, सॉरी B ने वो crime commit किया. तो जब भी हम physical facts की बात करते हैं तो that means external facts, right? एंड जब भी हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्ट्स, मतलब योर इंटेंशन, योर नॉलेज, गुड फेथ, ओपिनियन, ये सारा कुछ जो है वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के अंदर आता है. ठीक है. एंड फर्दर अगर हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो हम कहते हैं कि एक होता है आपका फैक्टम प्रोबेंडम, राइट, एंड देन वी हैव फैक्टम प्रोबेंस. Now, basically, factum probandum जो होता है, that is your main fact, that is your principal fact, जिसको आपको prove करना है. So basically, we are talking about the fact which is actually in dispute. जैसे, principal fact is whether A has committed the murder of B. So this is the factum probandum. This is the principal fact. Now, इस principal fact को आप prove करते हैं by different evidentiary facts. एविडेंशियरी फैक्ट्स जिसको हम फैक्टम प्रोबेंस बोलते हैं. एविडेंशियरी फैक्ट्स क्या होते हैं कि यस ए ने ये मर्डर कमिट किया है बिकॉज उसकी ये एक इंटेंशन थी. ठीक है. सो एविडेंशियरी फैक्ट जिससे बेसिकली द रेलेवेंट फैक्ट्स हमारे वो होते हैं जिससे हम अपना मेन फैक्ट एंड इशू प्रूव करते हैं. ठीक है. तो जब भी हमें फैक्ट के बारे में लिखना है, डू डिस्कस व्हाट इज फैक्ट एंड इशू. आई वुड से डू डिस्कस द बेंथम्स क्लासिफिकेशन, external and internal facts, and do also discuss that what is a principal fact, that is the factum probandum, and the evidentiary fact, that is the factum probens, that is the relevant fact. ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं कि what is a fact and issue, right? So जब हम fact and issue की बात कर रहे हैं तो मतलब we are talking about the principal fact. ठीक है. अब ये fact and issue जो है, this is something that is defined under 2G. And this means the matters, basically which are in dispute, जिसको लेके हम अपना एविडेंस जो है वो लीड करेंगे, राइट? एंड हमें ये पता है दैट ये बेसिकली वो फैक्ट होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक तरीके से इंसर्कल करती है. ठीक है. So basically, we say that yes, the principal facts are sometimes considered as the facts in issue, right? Now, the existence or the non-existence of the fact in issue, राइट, ये हम कैसे प्रूव करते हैं? ये हम एविडेंशियरी फैक्ट से प्रूव करते हैं. तो फैक्ट एंड इशू एंड द प्रिंसिपल फैक्ट्स काफी हद तक हम इसको सेम ही रखते हैं, बट जो हमारे एविडेंशियरी फैक्ट्स या रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं
वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उनसे फैक्ट एंड इशू, मेन जो हमारा फैक्ट है, हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है। ऑल राइट। नाउ, so basically अगर फिर भी मुझे डिफाइन करना हो what is a fact and issue, so it is defined as, these are the set of facts by which the existence or the non-existence of any liability, any right or disability which is the subject matter of the dispute, एक तरीके से that particular fact is considered as the fact and issue. ठीक? ओके, सो ये हो गया हमारा फैक्ट एंड देन वी हैव अ फैक्ट एंड इशू। उसके बाद हम चलते हैं दैट what is may presume and what is shall presume. Now, this is something that is defined under 2H. This is may presume. ठीक है। नाउ, मे एंड शैल, अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो क्या होता है? सबसे पहले, व्हाट इज अ प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन समझते हैं। सो प्रिजम्पशन इज बेसिकली अ लीगल इन्फ्रेंस, राइट, विच द कोर्ट ड्रॉज। एक कोर्ट कुछ चीजों को अज्यूम कर लेता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि देर आर सर्टन फैक्ट्स जिनको प्रूव करना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नोन बाय एवरीवन। जैसे सपोज हम कहते हैं कि कोविड जैसी एक बीमारी जो है, इट हैज इफेक्टेड द ह्यूमैनिटी। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज नोन टू एवरीवन। इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि दैट यस इट हैज इफेक्टेड द ह्यूमैनिटी और नॉट, राइट। तो प्रिजम्पशन इज बेसिकली अ डिवाइस जो एक कोर्ट यूज करता है। इससे क्या होता है कि कोर्ट का थोड़ा सा काम आसान होता है। नहीं तो क्या होता है कि हमें हर फैक्ट का एविडेंस लेना होता है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दैट देर आर सर्टन फैक्ट्स जहां पे कोर्ट जो है वो लीगल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है, मतलब एक अजम्पशन ड्रॉ कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा। आपको उसके लिए, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको अलग से एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। सो दिस कैन हैपन। ठीक। प्रिजम्पशंस कोर्ट का काम आसान कैसे करते हैं? बिकॉज देन वी डोंट हैव टू कॉल द पार्टीज टू सबमिट देयर एविडेंस एंड ऑल दैट टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट। कोर्ट उस फैक्ट को एज प्रूव्ड ही मान लेता है। नाउ, प्रिजम्पशंस जो हैं, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, कई बार शॉर्ट नोट ऑन अ प्रिजम्पशन भी आ जाता है। ठीक है। बेसिकली दीज आर द डिवाइस विच द कोर्ट यूज टू रेज एनी काइंड ऑफ assumption ऑन अ पर्टिकुलर फैक्ट, इवन दो उस फैक्ट के लिए कोई भी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम उस चीज को प्रूव मान लेते हैं। ठीक है। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्रिजम्पशन अपने आप में एविडेंस नहीं है। प्रिजम्पशन का काम सिर्फ इतना होता है कि इट एस्टैब्लिशेस अ प्राइमा फेशी केस, ठीक है, जिसके फेवर में ये एग्जिस्ट करती है, एंड देन द बर्डन शिफ्ट्स ऑन द अदर पर्सन टू प्रूव अदरवाइज। अगर हम प्रिजम्पशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि सिंपल सा सेंटेंस हम इसके लिए यूज करते हैं। लेट मी जस्ट राइट दैट आउट। सो दिस इज एन इन्फ्रेंस ऑफ अ फैक्ट। This is an inference of a fact drawn from the other, drawn from the other proved facts, proved, or you can say the known facts. अगर हमें प्रिजम्पशन को क्लासिफाई करना है तो हम कहते हैं कि प्रिजम्पशंस दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट एंड एक होती हैं प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। जो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट होती हैं इनको हम नेचुरल प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं, और ये हमेशा रिबैटेबल होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिबैटेबल? लाइक अगर कोर्ट ने ये मान भी लिया कि ऐसा फैक्ट एग्जिस्ट करता है, पर ऑपोजिट पार्टी हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस देके उस चीज को रिबट कर सकता है कि ये नहीं, ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सो दीज आर ऑलवेज रिबटेबल। ठीक है, दूसरी पार्टी हमेशा एक एविडेंस लीड कर सकती है। देन वी हैव प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। अगर हम प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं दीज आर आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस। ये फर्दर डिवाइडेड है दो में, कि या तो हम आ सकते हैं शैल प्रिज्यूम, या कोर्ट एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस की तरह एक प्रिजम्पशन को लेता है। ठीक है। नाउ, जैसे मैंने बताया, रिबैटेबल प्रिजम्पशंस, सॉरी प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, ये हमेशा रिबैटेबल होती हैं, मतलब कोई भी पार्टी एविडेंस जो है वो लीड कर सकती है टू प्रूव अदरवाइज। ऑन द अदर हैंड, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ डिपेंड करता है स्टैट्यूट ने किस तरीके से एक प्रिजम्पशन को डील किया है।
कई बार वो शैल के अंदर आती है, कई बार वो कंक्लूसिव आती है। शैल होता है कि कोर्ट को वो फैक्ट मानना ही पड़ेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब वो रिबटेबल हो सकती है। कंक्लूसिव क्या होता है? कंक्लूसिव मतलब कोर्ट को तो मानना ही है, पर एट द सेम टाइम कोर्ट एविडेंस भी पार्टी से नहीं मंगवाएगा टू प्रूव इट अदरवाइज। कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी कोर्ट नहीं ले सकता है, वो आपकी कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस होती है, ठीक है। तो वी हैव रिबटेबल एंड देन वी हैव इररिबटेबल। थोड़ा सा प्रिजम्पशंस का मैं एक चार्ट बना के आपको प्रोविजंस लिख देती हूँ, कहाँ कहाँ रिबटेबल है एंड कहाँ कहाँ पे इररिबटेबल। ओके, सो लेट्स राइट डाउन हियर। प्रोविजंस लिख लेते हैं हम। सो वी हैव प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट एंड देन वी हैव प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट जैसे मैंने बताया आपको, नेचुरल प्रिजम्पशंस हैं, हमेशा रिबटेबल रहती हैं। लाइक यहाँ पे आपको मे प्रिज्यूम अपना वर्ड दिखेगा, मतलब मे का मतलब ये है कि कोर्ट चाहे तो प्रिजम्पशन रेज कर सकता है, बट इफ द कोर्ट डजंट वांट टू टेक द प्रिजम्पशन तो कोर्ट इज नॉट बाउंड। तो ये है हमारे सेक्शन 89, वी हैव सेक्शन 92 एंड सेक्शन 119, जहाँ पे कोर्ट को सिर्फ कहा गया है कि अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव मान सकते हैं। देन वी हैव प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, जो जैसे मैंने आपको बताया, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ अगेन दो तरीके की हैं आपकी। सो वी हैव रिबटेबल presumptions of law and then we have irrebuttable presumptions of law. रिबटेबल presumptions of law के अंदर मतलब कोर्ट को डायरेक्शन है कि आपने ये प्रिजम्पशन रेज करनी ही है, बट अगर दूसरी पार्टी एविडेंस लीड करके इट इज गोइंग टू प्रूव अदर वे राउंड, तो देन यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट एविडेंस। तो इसके अंदर हमारे पास सेक्शंस हैं 78, वी हैव 84, देन वी हैव 91 एंड देन वी हैव 108। उसके बाद आते हैं हमारे पास इररिबटेबल प्रिजम्पशंस। नाउ इररिबटेबल प्रिजम्पशंस मतलब कंक्लूसिव प्रूफ की आप बात कर रहे हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूसिव प्रूफ एंड कंक्लूसिव एविडेंस। तो दोनों को ही वी हैव द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कोर्ट ने कहा है कि दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो सेम ही मतलब है। कंक्लूसिव प्रूफ या एविडेंस का मतलब क्या होता है कि कोर्ट आपको ये सॉरी द स्टैट्यूट इज सेइंग कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को आपने प्रूव ही मानना है, उसको डिसप्रूव करने के लिए आप कोई भी एविडेंस जो है वो पार्टी से नहीं ले सकते हैं, आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये इररिबटेबल जो है दैट इज बीइंग डेल्ट अंडर सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116। ठीक है, ये प्रिजम्पशंस था हमारा। कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है प्रिजम्पशंस को लेके, तो पहले आप जनरल मीनिंग दो और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशंस के साथ आप डील कर सकते हैं, ठीक है। मे एंड शाल तो मैंने आपको बता ही दिया, इंक्लूसिव नेचर भी बता दिया, ठीक है। अब हम थोड़े से आज टॉपिक्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्यू थिंग्स। आई थिंक डेफिनेशन पार्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दीज थिंग्स, लेट मी चेक। कुछ नॉट प्रूव्ड है अगर हमारी डेफिनेशन, तो दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस। नॉट प्रूव्ड का मतलब ये नहीं है कि वो एविडेंस मतलब एक ऐसा फैक्ट जो झूठा है, इट डजंट मीन दैट इट इज फॉल्स। नॉट प्रूव्ड का ये होता है दैट दिस इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, ठीक है। ये भी हमने डील कर लिया है। ऑलराइट, सो आई थिंक यस आई हैव डेल्ट विद ऑल द प्रोविजंस। जो मेन आपके डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कवर हो रहे थे, मे एंड शैल भी मैंने कवर कर लिया। एंड एक है आपका रेलेवेंट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2K। तो इसको लेके भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अ फैक्ट इज जब हम कहते हैं कि एक फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट्स इन सच अ मैनर कि देर आर डिफरेंट प्रोविजंस अंडर द BSA जो हमें ये बताती हैं कि क्या ये फैक्ट रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। अगर तो हमारे एक प्रिंसिपल फैक्ट के साथ, जो हमारा मेन फैक्ट एंड इशू है, उसके साथ एक फैक्ट इस तरीके से कनेक्टेड है कि उससे कोई मोटिव प्रूफ होता है, उससे कोई कॉन्डक्ट का पता चलता है, इंटेंशन क्या पता चलता है, तो उसको हम एक रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं। या वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन था तो उसको हम एक रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं, ठीक है।
So this we have done. Now I am moving with a few questions. Now questions in the sense कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस जनरली मेंस के अंदर पूछे गए हैं और आज हम ये कवर करके नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स. ओके, सो लेट्स टेक अप दोज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस कई बार अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम रहती है क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट नहीं मिलता है एंड समटाइम्स हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, उसको इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अप दोज क्वेश्चंस. लाइक एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है दैट हाउ द एविडेंस प्रोविजंस बेसिकली आर डिफरेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. क्या बीएसए की प्रोविजंस सेम है सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपने अटेम्प्ट करना है. Now, this is something that is not, confined to a particular provision. अब ये आंसर अगर आपने लिखना है तो this actually is going to test your whole knowledge on BSA, criminal law के ऊपर और civil law के ऊपर, how things are connected. तो ये थोड़ा सा आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले we know that there is nowhere written, and BSA जो है this is something that is applicable to both civil and criminal cases. कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि this is only applicable to the criminal cases and not to civil. However, there are certain provisions जो सिर्फ criminal cases के अंदर ही आपको मिलेंगी and there are certain provisions जो civil cases के अंदर मिलेंगी. For example, if you're going to look at the evidence of a prosecutrix of a rape, तो हमें पता है कि वो वाली प्रोविजन जो है वो क्रिमिनल केस के अंदर ही काम आएगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल you're talking about the confession part. तो जितनी भी प्रोविजंस कन्फेशन को लेके हैं वो हमें पता है कि वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ही होंगी. जैसे स्टॉपल की प्रोविजन है तो वो सिविल लॉ के अंदर ही लगेगी. ठीक है. तो जनरली वी से दैट द रूल्स ऑफ द evidence they are same for both civil and criminal cases. However, there are certain provisions which are applicable only to the criminal side, and there are certain provisions which are applicable to the civil side. If we look at the definition of Lord Denning, the observation of Lord Denning, so he has observed, and his observation is something that is not new to us. We have already learned at every, you can say, in every book, that जब भी हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो हम ये कहते हैं दैट दीज आर डिफरेंट. क्रिमिनल केसेस के अंदर यू आर सपोज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो हाई रहता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो स्टैंडर्ड हाई है. ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं सिविल केसेस की, तो वहां पे जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है वो है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. All right. Now let's see this. Yes. So we are talking about that. No doubt, the standard of proof, criminal cases का और civil cases का different है. But at the same time, Lord Denning has observed कि एक absolute जो rule है ना वो कहीं पे भी exist नहीं करता है. No doubt, you require the standard of proof beyond reasonable doubt in criminal cases, and in civil cases you require it to be preponderance of probabilities. मतलब आपने सिर्फ एक probability create करनी है कि ऐसे हुआ होगा. एंड बट ये जो रूल है आपका सिविल एंड क्रिमिनल का, ये एब्सोल्यूट नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. कई बार क्या होता है कि आपको बहुत हायर स्टैंडर्ड चाहिए होता है टू प्रूव अ पर्टिकुलर ऑफेंस क्रिमिनल साइड के ऊपर. तो ये जो रूल्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट यस जनरल रूल्स तो यही है. ओके. प्रोविजंस क्रिमिनल और सिविल साइड की एप्लीकेबिलिटी की डिफरेंट हो सकती हैं.
स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो डिफरेंट ही होगा, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि जो क्राइम है वो थोड़ा सा एक कंसिडर किया जाता है एन एक्ट विच इज अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। एंड मोर ओवर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन डिस्टर्ब होता है व्हेन देयर इज अ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द सोसाइटी। तो इस चीजों का ध्यान रखते हुए हमेशा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो भी हाई होता है, ठीक है। एंड देयर इज वन केस ऑफ रजिक राम versus Jaswant Singh, right? This is 1975 Supreme Court, wherein the Honorable Supreme Court has observed, क्या observe किया, that there is no difference between the general rule of evidence when it comes to the application to civil cases and the criminal cases. However, the standard of measuring that evidence या उसको weightage हम कितनी देते हैं, that is different. In order to prove the guilt under a criminal case, the standard is much higher, that it goes beyond reasonable doubt. But in the civil cases, एक ordinary preponderance of probability जो है वो वाला standard भी आपका चल जाएगा, ठीक है। Okay. Let's see further the next topic. Now let's proceed. Yes, I forgot. इसमें sorry एक चीज आप और include कर सकते हैं after this Razik Ram versus Jaswant Singh's case. So there is also one principle that we follow. जैसे क्या होता है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जैसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत हाई है, उसका रीजन एक ये भी है that we believe that it is better that 10 innocent men go free instead कि आप किसी innocent को पनिश करो, because क्योंकि अगर कोई भी अगर innocent person पनिश हो रहा है तो the kind of damage it is going to cause वो ज्यादा है, ठीक है। सो इट इज बेटर कि 10 गिल्टी मेन शुड बी फ्री। तो इसकी वजह से भी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है इन द क्रिमिनल केसेस वो हमेशा हाई रहता है। Now, after this, let's move on to few more questions which have been asked in mains. Now, let's move on to the definition, or you can say the correlation between. एक और question आपका पूछा गया है that what is the correlation between admissibility and relevancy. Now let's see this. ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको, ठीक है। क्या ये दोनों टर्म्स जो हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? लेट्स सी दिस। Now these two concepts, these two terms are totally different. These are not synonyms to each other. What is admissibility and what is relevancy? Relevancy की जब भी हम बात करते हैं तो that means interconnectivity of facts. So relevancy always refers to that one fact is related to the other. Now, अगर हम admissibility की बात करते हैं कि whether a particular fact is admissible or not, तो that means we are talking about the receivability of a fact. Receivability of a fact in evidence. जो relevancy का concept है आपका, this is something that is based upon logic, reasoning. This is suppose after seeing the police, the accused ran away. Now, हम कहेंगे कि ये रेलेवेंट फैक्ट है उसका कॉन्डक्ट। हमारा मेन फैक्ट ये था कि एक्यूज ने ये क्राइम किया है, उसका रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा कि पुलिस को जब भी जैसे ही उसने देखा वो भाग गया। दैट मीन्स इट शोज हिज सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट। तो ये रेलेवेंट फैक्ट है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजनेबलनेस के ऊपर बेस्ड है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है
कि क्यों वो भागा होगा, रीजन क्या हो सकता है। रीजन ये बिकॉज उसने कुछ गलत किया होगा तभी वो भागा है पुलिस को देख के। सो दैट इज व्हाई वी से कि जो रेलेवेंसी होती है वो हमेशा लॉजिक, रीजनेबिलिटी के ऊपर या कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होती है। ऑन दी हैंड जब हम एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, this is something that is based on statutory provisions. अब जैसे हम कहते हैं कि confession to a police, now we say that relevant हो सकती है, सारा एक्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो, but this is something that is not admissible. Reason ये है because there is a danger, there is inherent danger in receiving such type of evidence. So that is why we have made it inadmissible and only admissible in certain circumstances. So this is something that is not based on logic. Logic तो यही कहेगा कि person ने अपनी guilt को मान लिया तो उसको punish कर दो. But it is based upon the statutory provisions. So that means it is based on legal provisions. Okay. अगर हम फिप्सन की डेफिनेशन देखें, यहाँ पे फिप्सन की ऑब्जर्वेशन देखें, तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. ही सेज दैट अ लीगल admissibility of a fact is determined by, I can write it here, legal admissibility of fact, it is determined by logical relevancy to the issue that is the connection between the two, that is the connection between the two I'll just repeat again. Connection between two is such that in the ordinary course of events, one renders the existence of other probable and relevancy is based on logic. Hence, these two do not coincide. So this is the observation of Phipson with respect to admissibility and relevancy. कहना चाह रहे हैं कि admissibility और relevancy का connection ऐसा है, and moreover relevancy जो है, this is something that is based upon logic, based upon common sense, that the existence of one fact, it renders probable कि जो दूसरा fact है, probability rise कर देता है कि दूसरा fact भी exist करता है. So it is based upon logic. Admissibility is based upon the legal provisions. So therefore these two, it cannot coincide. ठीक है? We have a case law also here. Let's see this case law. The Honorable Supreme Court in the case of Ram Bihari Yadav versus State of Bihar, 1998 Supreme Court observed that no doubt these two terms, admissibility and relevancy, sometimes these are used as synonyms, but their legal implications are totally different. Legal implications are different.
Sometimes, they may overlap. These two terms, these may overlap, the court says, admissibility and relevancy. But at the same time, it must be kept into mind that these are not coextensive. These are not coextensive, right? Because there are certain facts, क्योंकि ऐसे कुछ certain facts हैं जो relevant हो सकते हैं, but वो admissible नहीं है. These are not admissible. For example, जैसे suppose एक husband ने किसी का murder कर दिया, and after the murder, he just, said, confessed everything before his wife. Now this is a privileged communication. वो relevant हो सकता है, but admissible नहीं है, क्योंकि legal provisions कहती हैं कि ये एक privileged communications के दौरान आती है, so therefore ये वाला evidence जो है वो admissible नहीं है. ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज स्टेटस ऑफ एविडेंस इफ यू हैव प्रोक्योर्ड दिस एविडेंस बाय इलीगल मीन्स. तो ये सिंपल है. वी हैव द जजमेंट्स, और जजमेंट्स के अंदर कोर्ट्स ने क्लियर किया हुआ है that we are only bothered about whether the evidence is, या ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है या नहीं, और वो एडमिसिबल है या नहीं. ठीक है, हमारी बॉदरेशन सिर्फ इतनी है. वी आर नॉट बॉदर्ड कि किसी ने ये एविडेंस प्रोक्योर कैसे किया है. तो अगर पुलिस ने किसी को धोखे से, राइट, किसी को फंसा के अपनी बातों में एविडेंस निकलवाया है, तो इट्स ओके. फॉर एग्जाम्पल, किसी का फोन टैप करके जो है वो एविडेंस लिया गया है उसके अगेंस्ट, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट that whether this evidence is admissible or not. वो एविडेंस आपका एडमिसिबल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, कई बार हम ये देख लेते हैं कि क्या उसने आपके आर्टिकल 23 को तो नहीं इन्फ्रिंज किया, आपके फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं इन्फ्रिंज किया, राइट टू प्रिवेसी. और अगर कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंजमेंट आ रही है तो समटाइम्स इट इज नॉट एडमिसिबल. या ज्यादा से ज्यादा ये फर्क पड़ सकता है कि हम ये देखेंगे कि हम उस एविडेंस की थोड़ी सी वेटेज कम कर देते हैं, बट अदरवाइज दैट एविडेंस इज वेरी मच एडमिसिबल. So the courts are not bothered how you have procured that evidence. Even you have procured that evidence by playing a fraud, by saying false statements, by making false statements, by deceitful means. कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर एविडेंस मिल गया है तो that will be considered as admissible. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. So we have a case law here. This is NCT Delhi versus Navjot Sandhu. This is 2005 Supreme Court. Okay. तो इसमें कोर्ट ने पूरा यही एक्सप्लेन किया that it is irrelevant totally that how the investigating agencies have got hold on to that evidence. Doesn't matter if the evidence has been procured by illegal means, it is not going to affect its admissibility, right? अगर लॉ इस एविडेंस को परमिट करता है और ये एविडेंस रेलेवेंट है, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस. समटाइम्स देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ फ्यू लीगल प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अगर आपने कंप्लाई नहीं किए हैं, राइट? जैसे सपोज यू हैव इंटरसेप्टेड द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज, वहां से आपको कोई एविडेंस मिल गया, डजंट मैटर, ये एविडेंस आपका एडमिसिबल रहेगा. ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू सी दैट देयर शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रीड कर देती हूँ इसकी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की. सो द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, the general approach of the Indian legal system is that illegality in gathering or procuring the evidence does not in itself render the evidence inadmissible. So, such kind of evidence, no doubt, is admissible, but sometimes it may differ in its weightage. मतलब थोड़ी सी हम weightage कम कर सकते हैं, ठीक है? Except to the extent that it should not be violation of the constitutional protection which is provided under Article 23 of the Constitution of India. मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो देन इट इज फाइन एंड वी कैन कंसिडर दिस एज एडमिसिबल, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उसका वेटेज कम कर सकते हैं, दैट्स इट. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है,
Now let's move on to the next topic. Next question. This is proof of corpus delicti. Now बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं that we are talking about the body here, the dead body here. No. So basically, this is a Latin term which means body or essential ingredients or elements of crime. Now, no doubt we have used the term body here, but that doesn't mean the dead body. What are we trying to refer to here is that जब भी हम कोई भी ऑफेंस प्रूव करेंगे तो उसमें दो चीजें जरूर होती हैं, हमें प्रूव करनी ही है. नंबर वन, दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, दैट जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं इट हैज बीन कमिटेड, या कोई चीज की जो भी एक्ट की आप बात कर रहे हैं वो हुआ है. सो दिस रेफर्स टू द बॉडी. दूसरी चीज कि ये एक्यूज्ड नहीं किया है, दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड, मतलब एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट है. ठीक है. All right. So basically, we say that a criminal charge involved two elements, that a crime has been committed and the accused has committed such crime. Okay. All right. So basically, the term corpus delicti, it is the substance, or this refers to the essential ingredients of the crime. Okay. And it has no reference to the dead body. So basically, what is the requirement of proof corpus delicti? That before you, it simply tells you that पहले आप अगर ये प्रूव करेंगे कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया किया है, तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ता है ये ऑफेंस हुआ है. सो द हैपनिंग ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट वो आपको हमेशा प्रूव करनी पड़ती है. ठीक है. ओके. लेट्स सी नेक्स्ट. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिवर्स ओनस क्लॉजेस. ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिवर्स ओनस क्लॉज. नाउ समझिए ये होता क्या है. रिवर्स ओनस क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक रूल क्या है. सो वी ऑल नो दिस दैट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है दैट एक्यूज्ड इज इनोसेंट during the trial. What kind of presumption that we raise against the accused in favor of accused? So we raise the presumption that he is innocent until his guilt is proved. तो मतलब हम मानते हैं कि उसने ऑफेंस नहीं किया. तो ड्यूरिंग द ट्रायल हम ये नहीं मानते हैं कि उसी ने ऑफेंस किया. ड्यूरिंग द ट्रायल हम ये मान के चलते हैं कि वो इनोसेंट है. दिस इज द बेसिक रूल. अब इस बेसिक रूल से उल्टा होता है रिवर्स ओनर्स क्लॉज. मतलब देर आर फ्यू स्टैट्यूट्स जो थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टैट्यूट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो है, एनडीपीएस है, जहां पे आपको रिवर्स ओनर्स क्लॉज की प्रोविजंस मिल जाएंगी. उसमें क्या होता है, पहले से ही कहा गया है प्रोविजंस के अंदर कि जब आप ट्रायल कर रहे हो तो आप मान लो यू कैन रेज द प्रिजम्पशन कि एक्यूज्ड ने ही ये किया है या एक्यूज्ड की ये मेंटल इंटेंशन थी टू कमिट द ऑफेंस. मतलब हम प्रिजम्पशन पहले रेज कर लेते हैं और उसको डिस्प्रूव करना जो है वो एक्यूज्ड का काम होता है. पहले ही प्रिजम्पशन से चल रहे हैं दैट ही इज नॉट इनोसेंट. दैट इज रिवर्स ओनस क्लॉज. तो इस रिवर्स ओनस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है और इसकी इंटरप्रिटेशन भी की है. सो वी विल नोट डाउन वन केस हियर. लेट्स सी दिस. The name of the case is Noor Aga versus State of Punjab. This is 2008 Supreme Court. All right, so in this very case, the Honorable Supreme Court has observed that even though there is a reverse onus clause in certain statutes, but then at the same time, it does not mean कि prosecution का कोई काम ही नहीं है.
एंड वी आर गोइंग टू बिलीव द गॉस्पेल ट्रुथ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कि जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है सही है, क्योंकि प्रिजम्पशन तो हम अगेंस्ट रेज कर रहे हैं किसके, एक्यूज्ड के. सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का कोई काम ही नहीं है. स्टिल द प्रोसिक्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशनल फैक्ट. फाउंडेशनल फैक्ट क्या है, कि ये क्राइम हुआ है और ये क्राइम एक्यूज ने किया है. ये फाउंडेशनल फैक्ट तो आपको प्रूव करना ही है. एंड इफ इट इज डन, ओनली देन वी कैन रेज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द एक्यूज कि हाँ ये इसी ने ही किया है. उसको डिसप्रूव करने का काम किसका रहेगा फिर, एक्यूज का. बट रिवर्स सोनस क्लॉज का मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन अब फ्री बैठ जाए और जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है हम उसी को ही बिलीव करेंगे. दैट इज नॉट द ट्रू इंटरप्रिटेशन. ठीक है. Okay. So, having done this, now let's move on to the next topic. Now, this is res ipsa loquitur. So, what is the principle of res ipsa loquitur? This means things speaking for itself. Now, basically, इसका मतलब ये होता है that facts and circumstances ऐसे हैं कि हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, right? Court can take presumptions of few facts कि हाँ ऐसे हुआ होगा, because this is how the facts are placed. आपको कुछ ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस एंड यूजुअली ये टॉर्ट केसेस के अंदर अप्लाई होता है व्हेन इट कम्स टू प्रूव द नेग्लिजेंस. ठीक है. नाउ नेग्लिजेंस के केसेस के अंदर बाय चांस अगर किसी को भी डैमेज कॉज हुआ है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द अदर पर्सन, तो वहां पे क्या होता है कि इफ द फैक्ट्स आर सच विच सजेस्ट दैट यू वर नेग्लिजेंट, तो हमें कोई और एविडेंस लीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो देन वी आर रेजिंग द प्रिजम्पशंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ की एक्यूज नेग्लिजेंट ही हुआ होगा. दैट इज व्हाई इट हैज रिजल्टेड इनटू द डैमेज. ठीक है. So basically, in simple words, this rule, if you apply this rule, then this rule, it raises a presumption against the accused that he might have been negligent. However, to prove the res ipsa loquitur, the plaintiff must prove three things. तो plaintiff को क्या करना है, उसको तीन चीजें prove करनी है. Number one, that the act was such that it would generally not happen, कि वो act होता ही ना, बट ये हुआ इसीलिए है क्योंकि जो हमारा डिफेंडेंट है, सॉरी नॉट द एक्यूज, जो हमारा डिफेंडेंट है, ही हैज बीन नेग्लिजेंट, अदरवाइज ये एक्ट होता ही ना. ठीक है. दूसरा, कि ये जो हुआ है, दिस वाज समथिंग दैट वाज टोटली विद इन द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट. ऐसा नहीं है कि द थिंग्स हैड हैपेंड व्हिच वर नॉट इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज या ये कोई एक्ट ऑफ गॉड है. ये डिफेंडेंट की गलती की वजह से ही हुआ है. ठीक है. तीसरी चीज उसको ये प्रूव करनी होती है कि प्लेंटिफ का कोई भी उस एक्ट में जिससे डैमेज हुआ है उसमें उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. उसको अपना कॉन्डक्ट भी प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव, सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस एंड वी हैव जनरल रूल्स ऑफ इक्विटी, लाइक वन हु सीक्स इक्विटी ही मस्ट डू इक्विटी. तो इसीलिए उसको ये तीन चीजें प्रूव करनी होती हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस. ठीक है. तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है इसी के साथ ही, ये मैं आपको करवा देती हूँ. दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन इंडिया इन क्रिमिनल केसेस. ये भी कई बार इसके साथ पूछ लेते हैं कि क्या ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है इन क्रिमिनल केसेस इन इंडिया. तो ये देख लेते हैं. हम एक केस लॉ है, दिस इज सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1978 Supreme Court. Let's see the observation here. The court observed that the abstract form, matlab the vague form of this doctrine as such cannot be applied to criminal cases. ये doctrine vague है, thing speaking for itself. Abstract form तो हम इसको apply नहीं कर सकते हैं criminal cases में. However,
कोर्ट ने कहा कि ये थोड़ा बहुत जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट वी कैन यूज इट, बट टू सम एक्सटेंट। तो वो एक्सटेंट उन्होंने क्या बताई है, जैसे सेक्शन 119 बीएसए के अंदर दिया गया है, वहां पे हम जाके प्रिजम्पशंस रेज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव वन मोर केस जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही। दिस इज मले गांगुली वर्सेस सुकुमार। दिस इज 2010 सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा that the doctrine of res ipsa loquitur is strictly not applicable to criminal cases as this is the doctrine which is applicable to civil cases and that too in the cases of negligence, right? तो आप उसी में ही यूज कर सकते हैं इसको, और यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस मच एज वेल। ये भी हो गया, राइट। तो आई थिंक हमने टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं, दैट्स इट। एक आप एविडेंस और प्रूफ के बीच में भी आई थिंक पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें एक बार कवर किया हुआ है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एविडेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ, ठीक है। सो एविडेंस तो हमें पता है क्या होता है। एविडेंस एविडेंस इज द स्टेटमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड द अदर मटीरियल विच इज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो फैसला सुनाता है। प्रूफ की जब हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो क्या वो प्रूफ हुआ या नहीं है, तो उस चीज का प्रूफ होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स के अंदर डील किया हुआ है, तो ये भी आप अपना एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में जो है वो लिख लेना अपने टॉपिक्स के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट विद रेस्ट चेस्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़े से ये जो लेक्चर्स थे आपके, आई हैव ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स जो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन बेस्ड नहीं है, बट उनकी जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो कंटिन्यू रिवाइजिंग बीएसए, ठीक है, इसी तरीके से आप रिवाइज करेंगे तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस भी साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड टिल देन, take care, and I will be uploading the lecture on rest SJ very soon. Thank you so much, everyone, and have a great day ahead. Thank you.